हेलो एवरीवन, तो आज मैं द रिडेम्पशन ऑफ ऑल नोटिंघम मांगा के अगले चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि एरिक मेडालिन को कॉर्नवॉल एस्टेट में होने वाली नॉटिंघम फैमिली की उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए कन्विंस करता है। और जब एरिक मेडालिन को बताता है कि उस मीटिंग में उस हॉस्पिटल को चलाए रखने या बंद करने का फैसला भी लिया जाएगा, तो ये जानकर मेडालिन एरिक के साथ कॉर्नवॉल एस्टेट में जाने के लिए मान जाती है। वहीं इयान ये नहीं चाहता था कि मेडालिन भी उनके साथ कॉर्नवॉल एस्टेट में होने वाली उस मीटिंग को अटेंड करने आए। पर आखिर में मेडालिन एरिक के साथ कॉर्नवॉल एस्टेट में पहुंच जाती है। तो इससे आगे की कहानी में कॉर्नवॉल मैंशन के अंदर जाने पर वहां का बटलर मेडालिन और एरिक को बैठने की जगह दिखाते हुए उनसे कहता है कि अभी भी बहुत सारे मेहमान यहाँ नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए उन सबके आने तक आप आराम से अपनी सीट पर बैठकर रिलैक्स कर सकते हैं। बटलर की बातें सुनकर मेडालिन बटलर को उनका वेलकम करने और रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू कहती है। तभी एरिक खुश होकर मेडालिन की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि मेडालिन, मीटिंग के बाद जैसे ही हमें मौका मिलेगा तो फिर उस वक्त हम बीच पर घूमने चलेंगे। एरिक की ये बात सुनकर मेडालिन थोड़ा खुश हो जाती है। पर तभी अचानक से मेडालिन की नजर वहीं पास ही अपनी सीट पर बैठे हुए इयान पर जाती है, जो बहुत ही उदास होकर अपने हाथ में ली हुई ड्रिंक की तरफ देख रहा था। तभी एरिक फिर से मेडालिन से कहता है कि मेडालिन, तुम्हें अपनी छुट्टियां एंजॉय करनी चाहिए और यहाँ पर थोड़ा घूम भी लेना चाहिए। पर मेडालिन का ध्यान अभी भी इयान की ही तरफ था, जो अपने ड्रिंक के गिलास को हिलाने के बाद आंखें बंद करके उसे आराम से पी रहा था। तभी एरिक भी मेडालिन को अपने भाई इयान की तरफ देखते हुए नोटिस कर लेता है और फिर मेडालिन से कहता है कि ओह, इयान के बगल वाली और सामने वाली सीटें बिल्कुल खाली है। पर एरिक की ये बात सुनकर मेडालिन थोड़ा घबरा जाती है और फिर थोड़ा नर्वस होकर इयान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है कि मेरे यहाँ आने के बाद मेरी इयान से मुलाकात होनी तो पहले से ही तय थी और मैं कैसे भी करके हमारी इस मुलाकात को होने से नहीं रोक सकती थी। हालांकि अगर मैं सच कहूँ तो इस वक्त मैं इयान को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी और ना ही उससे मिलना चाहती थी। मेडालिन इयान की तरफ देखते हुए ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक से कोई मेडालिन को मिस रॉइनफिल्ड कहकर पुकारता है। उस आदमी की आवाज सुनकर एरिक और मेडालिन उस आदमी का चेहरा देखने के लिए पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं। दरअसल वो आवाज किसी और ने नहीं बल्कि इयान और एरिक के दोस्त जॉर्ज कोलाथ ने मेडालिन को डाली थी, जो अपने दोस्त मिस्टर लेवर्ट के साथ उस मीटिंग को अटेंड करने आया था। ओके, थर्ड या फिर फोर्थ चैप्टर में जब इयान और मेडालिन की दूसरी जिंदगी में इयान ने अपने दोस्त जॉर्ज को मेडालिन के पास जाकर उसे अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट करने से रोका था और फिर खुद मेडालिन के पास जाकर उसे अपने साथ डांस करने के लिए पूछा था, तो उस वक्त भी वहां पर जॉर्ज के साथ इयान का छोटा भाई एरिक नहीं बल्कि इयान का दोस्त और उसका बिजनेस पार्टनर मिस्टर लेवर्ट ही था, जो अपनी जिंदगी में पहली बार इयान को किसी लड़की को अप्रोच करते हुए देखकर बहुत हैरान हो गया था और वहां पर बैठकर सिगार पी रहा था। वहीं मिलिट्री में भी इयान और जॉर्ज के साथ उनका दोस्त मिस्टर लेवर्ट ही था, जो जॉर्ज के साथ मिलकर इयान को मेडालिन के खतों को बार बार पढ़ने के लिए चिढ़ा रहा था। प्रेजेंट में मेडालिन को उस मीटिंग में देखकर जॉर्ज बहुत खुश हो जाता है और फिर हाथ हिलाकर मेडालिन को हाय कहने के बाद मेडालिन से कहता है कि तो हम काफी समय के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। जॉर्ज और मिस्टर लेवर्ट को वहां पर देखकर मेडालिन थोड़ा हैरान थी, पर एरिक के अलावा और ऐसे लोगों को वहां पर देखकर जिन्हें मेडालिन पहले से जानती थी, उन्हें वहां पर देखकर मेडालिन थोड़ा खुश हो जाती है
और फिर एक चैन की सांस लेती है। फिर जॉर्ज मेडेलिन के पास आकर उससे हाथ मिलाता है। ये देखकर मिस्टर लेवर्ट मेडेलिन के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये लड़की पहले भी इतनी ही खुश मिजाज थी। इसे देखकर लगता है कि अब ये पहले से काफी बदल चुकी है। तभी एरिक जॉर्ज से कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे तुमसे लंदन में मिले हुए पूरी जिंदगी बीत गई हो। इस पर जॉर्ज हंसते हुए एरिक से कहता है कि जिंदगी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमें मिले हुए पूरी एक सदी बीत गई हो। एरिक और जॉर्ज को एक दूसरे से बातें करते हुए देखकर मेडेलिन पीछे की तरफ एक नजर इयान की तरफ देखती है, जो उदास होकर अपनी सीट पर बैठे हुए चुपचाप एरिक और जॉर्ज की बातें सुन रहा था। तभी अचानक से जॉर्ज उन सबसे कहता है कि ओह, मैं ये बात बताना तो भूल ही गया था कि जल्दी ही मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। जॉर्ज की ये बात सुनकर एरिक और मेडेलिन थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाते हैं, पर फिर वो खुश होकर जॉर्ज को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इस पर जॉर्ज थोड़ा शर्माते हुए मेडेलिन से कहता है कि वो तुम्हारी जितनी खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन मेरी नजरों में वो एक बहुत ही प्यारी लड़की है। ऐसा कहकर जॉर्ज थोड़ा हैरान होकर मेडेलिन से कहता है कि मिस रॉइनफील्ड, वैसे मैं भी काफी सरप्राइज्ड हूँ। क्या आप भी जल्दी ही हमें कोई अच्छी खबर सुनाने वाली हैं? पर मेडेलिन को जॉर्ज की बात समझ नहीं आती है, इसीलिए वो थोड़ा सरप्राइज्ड होकर मासूमियत से जॉर्ज के चेहरे की तरफ देखने लगती है। तभी जॉर्ज मेडेलिन से कहता है कि आप और एरिक, मैंने तो आप दोनों के जोड़े के बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि आप दोनों भी कभी कपल बनोगे। जॉर्ज की ये बात सुनकर इयान ड्रिंक करते करते रुक जाता है और उस मीटिंग में आए हुए सभी लोग जो इयान के साथ उसी रूम में बैठे हुए थे, वो सभी एरिक और मेडेलिन की तरफ देखने लगते हैं और फिर आपस में धीमे धीमे उनके बारे में बातें करने लगते हैं कि एरिक उस औरत के साथ है। उन सब लोगों को बातें करते हुए देखकर इयान फिर से अपनी ड्रिंक पीने लगता है। तभी कुछ लोग आपस में कहने लगते हैं कि ये तो वही औरत नहीं है जिसे एरिक के बड़े भाई इयान नॉटिंघम ने प्रपोज किया था। उन सब लोगों की ये बातें सुनकर इयान बहुत उदास हो जाता है और फिर से ड्रिंक करते करते रुक जाता है। वहीं उन सब लोगों की बातें सुनकर एरिक जॉर्ज को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि जॉर्ज, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने मेडेलिन को सिर्फ एक दोस्त होने के नाते यहाँ पर इनवाइट किया है। उन सब लोगों की बातें सुनकर मेडेलिन उदास होकर चुपचाप वहां पर खड़ी हुई थी। मेडेलिन के चेहरे की तरफ देखकर और एरिक की बातें सुनकर मिस्टर लेवर्ट और जॉर्ज दोनों ही थोड़ा घबरा जाते हैं। फिर जॉर्ज अपनी गलती मानते हुए एरिक और मेडेलिन से कहता है कि माफ करना, लगता है कि मैंने तुम दोनों को एक साथ देखकर गलत समझ लिया। ऐसा कहकर जॉर्ज ऑकवर्ड तरीके से हंसते हुए मेडेलिन से कहता है कि मिस मेडेलिन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने वो सब कहकर आपको ठेस ना पहुंचाई हो। वहीं जॉर्ज की ये बातें सुनने के बाद इयान फिर से चेयर पर बैठे हुए ड्रिंक करने लगता है। तभी जॉर्ज हंसते हुए मेडेलिन से कहता है कि तो आप और लिटिल एरिक सिर्फ अच्छे दोस्त हो। पर जॉर्ज की ये बातें सुनने के बाद भी उस मीटिंग में आए हुए लोग आपस में धीमे धीमे एक दूसरे से कुछ कहते रहते हैं। ये देखकर जॉर्ज मेडेलिन और एरिक से कहता है कि अब हमें भी चलकर बैठ जाना चाहिए। पर उन सब लोगों को अपने और एरिक के बारे में वो सब बातें करते हुए सुनने के बाद मेडेलिन बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी। इसीलिए वो अपनी नजरें झुकाए उदास होकर चुपचाप एरिक के पीछे खड़ी हुई थी। तभी एक आदमी उस मीटिंग में आता है और फिर वहां पर आए हुए बाकी लोगों से देर से आने के लिए माफी मांगते हुए कहता है
कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो हर बार यहाँ आने के बाद मैं रास्ता भटक जाता हूँ, इसीलिए मुझे हर बार ही देर हो जाती है। ऐसे कहकर वो आदमी अपने एक हाथ से अपने बालों को पीछे की तरफ करने के बाद उस मीटिंग में आए हुए लोगों की तरफ देखता है और फिर हंसते हुए उन सब से कहता है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे टैक्सी का बहुत ही ज्यादा किराया चुकाना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे काफी नुकसान हो गया। दरअसल ये आदमी नॉटिंघम फैमिली का वही एल्डर होल्जमैन है, जिसकी वजह से कुछ चैप्टर्स पहले इज़ाबेल की उसकी माँ के साथ बहस हुई थी और उनकी बातों से लग रहा था कि होल्जमैन एक दकियानूसी सोच वाला इंसान है। और इज़ाबेल के इस मीटिंग को अटेंड नहीं करने का एक कारण होल्जमैन भी था, क्योंकि होल्जमैन ही वो आदमी था जिसे इज़ाबेल मीटिंग में जाने के बाद गलती से भी नहीं देखना चाहती थी। प्रेजेंट में होल्जमैन मिस्टर लेवर्ट के पास जाकर उनसे हाथ मिलाता है। फिर मिस्टर लेवर्ट होल्जमैन से कहते हैं कि मिस्टर होल्जमैन, आपसे मिले हुए मुझे काफी समय हो गया था। इस पर होल्जमैन हंसते हुए मिस्टर लेवर्ट से कहता है कि आपको यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई। ऐसे कहकर होल्जमैन मिस्टर लेवर्ट से पूछता है कि जो बिजनेस मैंने आपको रिकमेंड किया था वो कैसे चल रहा है। इस पर मिस्टर लेवर्ट होल्जमैन से कहते हैं कि उस बिजनेस से मुझे मुनाफा होना शुरू हो गया है। ये सुनकर होल्जमैन हंसते हुए मिस्टर लेवर्ट से कहता है कि आपके जैसे टैलेंटेड बिजनेसमैन के इयान के बिजनेस पार्टनर होने की वजह से मुझे इयान से जलन हो रही है। इस पर मिस्टर लेवर्ट हंसते हुए होल्जमैन से कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये सब कुछ तो नॉटिंघम फैमिली की एक्सीलेंट बिजनेस इनसाइट की वजह से है। मिस्टर लेवर्ट और होल्जमैन को बातें करते हुए देखकर मैडेलिन लगातार उनकी तरफ देखे जा रही थी। तभी मैडेलिन के बगल में खड़ा हुआ एरिक होल्जमैन से हाथ मिलाते हुए कहता है कि हम काफी समय बाद मिल रहे हैं। इस पर होल्जमैन हंसते हुए एरिक से कहता है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा एरिक। फिर एरिक होल्जमैन को मैडेलिन से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि इनसे मिलिए, ये मेरी दोस्त मिस मैडेलिन रॉइनफील्ड है। एरिक की बातें सुनकर होल्जमैन मैडेलिन की तरफ देखता है और फिर मैडेलिन से कहता है कि मैंने आपके बारे में काफी सुना है। फिर एरिक अपने पास खड़े हुए सभी लोगों से कहता है कि हम सब वहां बैठकर बात क्यों नहीं करते हैं। ये सुनकर होल्जमैन इयान की तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर इयान से कहता है कि इयान, मुझे तुमसे मिले हुए कई साल हो गए हैं, इसीलिए अगर मैं तुम्हारे बगल वाली सीट पर बैठूंगा तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। होल्जमैन की ये बात सुनकर इयान थोड़ा चिढ़ते हुए होल्जमैन को जवाब देता है कि जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो, यानी कि बैठना है तो बैठ जाओ, पर मुझे परेशान मत करो। इयान की बातें सुनकर होल्जमैन इयान के बगल वाली सीट पर बैठने लगता है। तभी होल्जमैन की चेयर के दूसरी तरफ बैठा हुआ आदमी होल्जमैन को हेलो कहकर होल्जमैन के पिता की हालत के बारे में पूछता है। इस पर होल्जमैन उस उम्रदराज आदमी को जवाब देता है कि उसके पिता ठीक है और उसे उन सबको वहां पर देखकर अच्छा लगा। उस आदमी से ऐसा कहने के बाद होल्जमैन अपनी चेयर पर बैठ जाता है और फिर अपनी दूसरी तरफ के बगल में बैठे हुए इयान की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि तुम कैसे हो इयान। इस पर इयान उसकी तरफ देखते हुए उसे जवाब देता है कि मैं ठीक हूँ। इयान की ये बात सुनकर होल्जमैन इयान से कहता है कि लगता है कि इज़ाबेल तुम्हारे साथ नहीं आई है। ऐसे कहकर होल्जमैन इयान से इज़ाबेल के बारे में और बात करने के लिए इयान के कंधे पर अपना एक हाथ रखता है। ये देखकर मैडेलिन अपने सामने टेबल पर रखी हुई उस येलो ड्रिंक को पीते हुए होल्जमैन और इयान की तरफ देखती है और फिर अपने मन में कहती है कि मेरी जगह इज़ाबेल को यहाँ पर होना चाहिए था। ये सोचकर मैडेलिन बहुत उदास हो जाती है
और फिर अपने हाथ में लिए हुए उस ड्रिंक के गिलास को टेबल पर रखते हुए अपने मन में कहती है कि वैसे भी मैं यहाँ आई ही क्यों। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि हॉस्पिटल के बारे में मैं जो बात कहने यहाँ आई हूँ वो मैं कह भी पाऊंगी या नहीं। देखते ही देखते काफी घंटे बीत जाते हैं और दोपहर से रात हो जाती है। अब तक उस मीटिंग को अटेंड करने आए सभी नोबल्स रिलैक्स होकर बैठे हुए इधर उधर की बातें किए जा रहे थे और उनमें से ज्यादातर आदमी सिगार और सिगरेट पी रहे थे, जिसकी वजह से वो पूरा कमरा धुएं से भर गया था। तभी एक आदमी कहता है कि जल्दी ही पेरिस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उस आदमी की बातें सुनकर बाकी सभी लोग भी यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी के बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि उनका देश काफी ज्यादा कर्जे में डूब गया है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट विल्सन को उन सभी का एहसान तो चुकाना ही होगा, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट विल्सन को सपोर्ट करने के लिए काफी पैसे दिए हैं। ये सब सुनकर वहां पर बैठा हुआ एक आदमी अपने मुंह से धुआं छोड़ते हुए हंसता है और फिर उन सब से कहता है कि हाँ, तुम सब ठीक कह रहे हो। पर कमरे में पहले से ही इतना ज्यादा धुआं इकट्ठा हो गया था कि मेडालिन का सांस लेना भी दुभर हो गया था। इसीलिए अब उस धुएं में सांस लेने की वजह से मेडालिन को खांसी होने लगी थी। पर अपनी खांसी को रोकने के लिए मेडालिन अपनी शर्ट के कॉलर को थोड़ा ऊपर खींचती है ताकि वो बिना किसी की नजर में आए अपने मुंह को अपनी शर्ट की कॉलर से ढककर सांस ले पाए। पर इतना करने पर भी मेडालिन को उस कमरे में और देर तक रहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्योंकि उसके पास वहां पर रहकर चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थे, इसलिए वो निराश होकर एक लंबी सांस लेती है। वहीं इयान, जो मेडालिन के सामने थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ था, काफी देर से मेडालिन की तरफ देखे जा रहा था। इसीलिए उसे भी पता चल गया था कि मेडालिन को कमरे में फैले हुए धुएं की वजह से काफी परेशानी हो रही है। तभी वहां पर बैठा हुआ एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने हाथ में सिगार लिए इयान की मां की तरफ देखकर हंसता है और फिर इयान की मां से कहता है कि वैसे कैथरीन, तुमने अपने घर को हॉस्पिटल में बदल दिया है। कमरे में फैले हुए उस धुएं की वजह से इयान की मां को भी सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी और उन्हें भी उस धुएं की वजह से खांसी आ रही थी। पर फिर भी वो थोड़ा मैनेज करते हुए उस आदमी से कहती है कि मैं अभी इस बारे में डिस्कस करने ही वाली थी। उन्होंने अभी इतना ही कहा था कि तभी वो आदमी इयान की मां से कहता है कि अगर मैं सच कहूं तो मैं तो चाहता हूं कि तुम उस हॉस्पिटल के दरवाजे बंद ही कर दो। ऐसा कहकर वो आदमी इयान की मां से कहता है कि वॉर के समय उस हॉस्पिटल को चलाना एक बहुत ही बहादुरी और देशभक्ति वाला काम था, लेकिन अब उस भयानक टाइम की किसी को कोई परवाह नहीं है। उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर एक 35-40 साल का आदमी भी इयान की मां से कहता है कि हाँ, ये सही कह रहे हैं। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप फंड सेटअप कर ले, यानी कि हॉस्पिटल से जो पैसा बच रहा है उसे इकट्ठा कर ले। उन आदमियों की बातें सुनकर वहां पर बैठी हुई एक नोबल लेडी भी उन दोनों आदमियों की साइड लेते हुए कहती है कि हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। वैसे भी अब सभी मरीजों को वापस सोसाइटी में चले जाना चाहिए। उन सब लोगों की ये बातें सुनकर इयान की मां काफी हैरान हो जाती है और उन सब के चेहरों की तरफ देखने लगती है। तभी वो सभी नोबल्स इयान की मां से कहते हैं कि अब उन्हें दुखी पीड़ित लोगों के साथ दया रखने वाले धर्मात्मा और परोपकारी इंसान होने का दिखावा करते रहने की जरूरत नहीं है। अब उन्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। उन सब लोगों को इयान की मां से ये सब कहते हुए सुनकर मेडालिन काफी शॉक्ड हो जाती है और फिर उस धुएं को अपने मुंह में जाने से रोकने के लिए अपने गले से उतारे हुए अपने स्कार्फ को
अपने हाथों में लेकर मरोड़ते हुए अपने आप से अपने मन में कहती है कि तो इन लोगों के लिए वो हॉस्पिटल एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। ये सब सोचते हुए मैडेलिन उस मीटिंग में आए हुए नोबल्स की तरफ देखती रहती है, जो हॉस्पिटल को एक मजाक का मुद्दा और टैक्स पे करने से बचने के एक जरिए की तरह देख रहे थे। फिर वो अधेड़ उम्र का आदमी फिर से सिगार पीते हुए अपने बगल में बैठी हुई नोबल लेडी से कहता है कि इतने बुरे वक्त में हॉस्पिटल के लिए पैसे देने के बाद क्या हमें उस घटिया इनहेरिटेंस टैक्स को पे करने से छूट मिल जाएगी। उस आदमी की ये बातें सुनकर वो नोबल लेडी हंसते हुए कहती है कि अगर हमें इनहेरिटेंस टैक्स को चुकाने से छूट मिलती भी है, तब भी आपको क्या लगता है कि हॉस्पिटल के वो सभी मरीज अपने मेडिकल बिल्स पे कर पाएंगे। उस औरत की ये बातें सुनकर वो आदमी कहता है कि लेकिन फिर भी अगर वो हमें इनहेरिटेंस टैक्स को पे नहीं करने की छूट देते हैं, तो फिर हम उन मरीजों के बिल पे नहीं करने के बाद भी फायदे में रहेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए पैसे देकर हमने काफी नाम कमा लिया है और क्योंकि इनहेरिटेंस टैक्स हॉस्पिटल के लिए दिए हुए पैसों से कई ज्यादा है, इसीलिए हम इनहेरिटेंस टैक्स देने के बजाय हॉस्पिटल को चलाने के लिए पैसे देने के बारे में सोच सकते हैं। उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर मैडेलिन बहुत उदास हो गई थी, इसीलिए वो अपना सर झुकाए उदास होकर अपनी सीट पर बैठी हुई थी। तभी होल्समैन भी ये बात नोटिस कर लेता है और फिर मैडेलिन की तरफ देखकर एक चालबाज इंसान की तरह मुस्कुराते हुए उस मीटिंग में आए हुए उन सभी लोगों से कहता है कि मेरे पास एक सुझाव है। होल्समैन की ये बात सुनकर मैडेलिन अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखती है, जो ये सब कहने के बाद अपनी सीट से खड़ा होकर मैडेलिन की सीट की तरफ आ रहा था। फिर होल्समैन मैडेलिन के पास जाकर थोड़ा सा झुकता है और फिर मैडेलिन की कुर्सी की बैक को पकड़कर मैडेलिन के पास खड़ा हो जाता है। अचानक से होल्समैन को मैडेलिन के पास खड़े होते हुए देखकर इयान थोड़ा घबरा जाता है और वो काफी उदास भी हो जाता है। वहीं मैडेलिन भी होल्समैन को अपनी चेयर की बैक पकड़े हुए देखकर थोड़ा घबरा जाती है और फिर अपना सिर उठाकर होल्समैन की तरफ देखने लगती है। तभी होल्समैन मैडेलिन के पास खड़े हुए इयान के उदास चेहरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है और फिर सभी लोगों से कहता है कि क्यों ना हम हॉस्पिटल के बारे में और भी बातें जानने के लिए मिस रॉयनफील्ड से सवाल करें, क्योंकि यहाँ पर यही एक है जो उस हॉस्पिटल में काम करती है। पर होल्समैन की ये बात सुनकर मैडेलिन अपनी सीट से खड़े होते हुए मीटिंग में आए सभी लोगों से कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास यहाँ पर ये बात कहने का अधिकार है या नहीं। मैडेलिन को अपनी सीट से खड़े होते देखकर होल्समैन भी मैडेलिन की चेयर के पास अपनी दोनों बाजुएं क्रॉस करके खड़ा हो जाता है। फिर मैडेलिन थोड़ा नर्वस होकर अपने स्कार्फ को अपने हाथों में पकड़े हुए मीटिंग में आए सभी लोगों से कहती है कि लेकिन लेडी इज़ाबेल ने इस हॉस्पिटल को शुरू किया था और अभी भी उस हॉस्पिटल में ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। उस मीटिंग में आए हुए सभी लोग चुपचाप मैडेलिन को ये सब कहते हुए सुन रहे थे और उसकी तरफ देख रहे थे। इयान की माँ लेडी कैथरीन भी मैडेलिन की तरफ देख रही थी, पर वो काफी नर्वस लग रही थी, क्योंकि वो मीटिंग में आए हुए उन सभी नोबल्स के चेहरों की तरफ देखकर ये बात अच्छे से समझ पा रही थी कि वो सभी मैडेलिन की बातों की वजह से काफी गुस्सा हो गए हैं। पर मैडेलिन उन सभी के गुस्से भरे चेहरों को देखने के बाद भी अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहती है कि ये बात भी सच है कि हॉस्पिटल में हर समय एक जैसा माहौल नहीं रहता है, इसीलिए कई बार हमें बहुत परेशानी भी होती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमने ना जाने कितने ही मरीजों का इलाज पूरा करके उन्हें वापस उनके परिवार के पास भेजा है। मैडेलिन की ये बातें सुनकर उस मीटिंग में आए हुए वो सभी नोबल्स मैडेलिन को घूर कर देखे जा रहे थे।
पर वहीं ईयान अपनी नजरें अपने सामने रखे हुए टेबल की तरफ किए हुए अपनी सीट पर बैठे सिगरेट पीते हुए चुपचाप मेडालिन की बातें सुन रहा था। फिर मेडालिन आगे कहती है कि मैं और लेडी इज़ाबेल दोनों ही बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप सब लोगों की मदद के बिना हमारे लिए इस हॉस्पिटल को चलाना पॉसिबल ही नहीं था। और मैं ये बात भी समझती हूँ कि हॉस्पिटल चलाते हुए हमें फाइनेंशियल प्रॉफिट के बारे में भी सोचना चाहिए। उन सब लोगों से ऐसा कहने के बाद मेडालिन अपने हाथ में लिए हुए अपने उस स्कार्फ को कसकर पकड़ती है और फिर अपना सिर झुकाए वहां पर खड़े हुए उन सभी लोगों से कहती है कि लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि हम हॉस्पिटल को चलाने या बंद करने का फैसला लेडी इज़ाबेल को ही लेने दे। और अगर हॉस्पिटल को बंद करने का फैसला भी लिया जाता है तो भी मैं चाहती हूँ कि हॉस्पिटल को सभी मरीजों का इलाज पूरा होने के बाद पूरे मान के साथ बंद किया जाए। मेडालिन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप सभी थोड़े और समय के लिए इस हॉस्पिटल को चलाना अलाउ करें ताकि हम सभी अपने नोबल होने के दायित्व को अच्छे से निभा सके। यानी कि पहली बात तो ये कि भले ही उन सब लोगों ने हॉस्पिटल को चलाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन फिर भी इससे ये बात नहीं बदलती है कि इज़ाबेल ने वो हॉस्पिटल खोला था और इतने सालों तक बहुत सारी मुश्किलों को झेलते हुए भी इज़ाबेल ने ही वो हॉस्पिटल चलाया है। इसीलिए उस हॉस्पिटल को चलाने या बंद करने का फैसला भी सिर्फ इज़ाबेल को ही करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि मेडालिन और उस मीटिंग में आए हुए सभी लोग नोबल घरानों से है, इसीलिए अगर वो इस तरह अचानक से हॉस्पिटल को बंद करके सभी मरीजों को दर दर भटकने के लिए छोड़ देंगे तो इससे उन सभी की बहुत बेइज्जती होगी। मेडालिन को घुमा फिराकर ये कहते हुए सुनने के बाद कि अगर वो सभी अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हैं तो उन्हें थोड़े और समय के लिए उस हॉस्पिटल को चलाए देने रहना चाहिए। मेडालिन की ये बात समझकर वो अधेड़ उम्र का आदमी मेडालिन की तरफ देखते हुए कहता है कि ये यंग लेडी अपनी बातों को सबके सामने बहुत अच्छे से रखने में काफी हुनरबाज है। वही मेडालिन की ये बात सुनकर कि इज़ाबेल ने ही वो हॉस्पिटल चलाया है, ये सुनकर एक और नोबल आदमी कहता है कि तो क्या इसका मतलब है कि हम सब लोगों ने उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया है। मेडालिन की बातें सुनने के बाद वो सभी नोबल और भी कई कुछ कहने वाले थे, पर तभी अचानक से ईयान अपनी सिगरेट को अपने सामने टेबल पर रखी हुई एश ट्रे में बुझाते हुए उन सभी लोगों से कहता है कि मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों को किस बात की चिंता हो रही है। मीटिंग में आने के बाद से लेकर अब तक ईयान ने इस पूरे समय एक भी शब्द नहीं बोला था। यहाँ तक जब वो सभी लोग ईयान के सामने उसके और मेडालिन के बारे में भी बातें कर रहे थे तब भी ईयान बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। लेकिन अब अचानक से ईयान को इस तरह से बात करते हुए देखकर वो सभी नोबल्स थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। तभी ईयान अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए उन सभी नोबल्स की तरफ थोड़ी डरावनी नजरों से देखते हुए उन सभी से कहता है कि लेकिन आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस हॉस्पिटल को सिर्फ दान धर्म करने के लिए नहीं चला रहे हैं। आप सबको तो पता ही है कि मेरे घायल होने के बाद मैं अपाहिज हो गया हूँ। उन सब लोगों से ऐसा कहने के बाद ईयान अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई अपनी बैसाखी को हिलाकर उन सभी को दिखाते हुए उन सब से कहता है कि अपना इलाज पूरा करने के लिए मुझे भी उस हॉस्पिटल की जरूरत है। ईयान की ये बात सुनकर सभी नोबल्स काफी नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि ईयान के रुतबे और स्टेटस की वजह से उनमें से कोई भी ईयान की नजरों में बुरा नहीं बनना चाहता था। और ईयान की बातें सुनने के बाद उन सबको ये बात भी अच्छे से समझ आ गई थी कि अगर वो ईयान को अपना ट्रीटमेंट पूरा किए बिना ही हॉस्पिटल को बंद करने के लिए फोर्स करने की कोशिश भी करते हैं तो वो ईयान की नजरों में आ जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो उन्हें आगे चलकर फ्यूचर में
बिजनेस रिलेटेड या फिर और भी कई तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए इयान की बातें सुनने के बाद मीटिंग में आए हुए सभी नोबल्स इयान से अपनी नजरें चुरा लेते हैं। और क्योंकि इयान ने अपनी बात रखते वक्त जानबूझकर उन सभी के सामने अपनी सिगरेट बुझाई थी, इसलिए इस सब के बाद कोई भी सिगरेट या सिगार नहीं पीता है। हॉस्पिटल के मैटर को अपने फेवर में क्लोज होते हुए देखकर मेडालिन एक चैन की सांस लेती है। पर यह सब देखने के बाद मेडालिन इयान से काफी इम्प्रेस हो गई थी, इसीलिए वो एकटक इयान की तरफ देखे जा रही थी। पर तभी अचानक से होल्समैन जोर से तालियां बजाते हुए कहता है कि ठीक है, अब हम सबको इस उबाऊ टॉपिक को डिस्कस करना छोड़ देना चाहिए। ऐसे कहकर होल्समैन मुस्कुराते हुए उन सब से कहता है कि क्यों नहीं हम सब कोई गेम खेले। होल्समैन के टॉपिक बदलने की वजह से रूम का माहौल अब उतना टेंस नहीं था। फिर सभी नोबल भी होल्समैन के साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, यह अच्छा आइडिया है। सभी लोगों के गेम खेलने के लिए राजी होने के बाद इयान अपनी सीट से उठकर वहां से जाते हुए उन सब से कहता है कि मैं गेम खेलने के लिए ताश के पत्ते लेकर आता हूँ। ऐसे कहकर इयान उस कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगता है। पर मेडालिन का ध्यान अभी भी इयान पर ही था, इसलिए वो इयान को कमरे से बाहर जाते हुए देखती रहती है। पर तभी एक आदमी जो इयान के पास वाली सीट पर बैठा हुआ था, मेडालिन को इयान की तरफ देखते हुए नोटिस कर लेता है। इयान के कमरे से बाहर जाने के बाद मेडालिन एक लंबी सांस लेती है और फिर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए ब्लश करते हुए दरवाजे की तरफ देखती रहती है। तभी होल्समैन मेडालिन के पास आकर खड़ा होते हुए मेडालिन से कहता है कि आप जरूर इज़ाबेल की बहुत ही पक्की दोस्त होंगी। अचानक से होल्समैन को अपने पास खड़े हुए देखकर मेडालिन थोड़ा घबरा जाती है, पर फिर वो उसे जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। होल्समैन अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए एकटक मेडालिन की तरफ देखे जा रहा था। ये देखकर मेडालिन अपने मन में अपने आप से कहती है कि पता नहीं क्यों, पर इस आदमी के यहाँ होने की वजह से मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। थोड़ी देर तक मेडालिन को अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए घूरने के बाद होल्समैन मेडालिन के करीब आकर अपने चेहरे पर अपना एक हाथ रखकर धीमे से मेडालिन से पूछता है कि तो क्या आप एरिक की भी दोस्त हैं? पर यह सवाल करते वक्त होल्समैन जानबूझकर दोस्त शब्द को एम्फसाइज करते हुए बहुत ही घटिया तरीके से बोलता है। और क्योंकि वो भले ही अपने मुंह पर अपना हाथ रखकर धीमे से कहने का दिखावा कर रहा था, पर असलियत में वो इतना ऊंचा बोल रहा था कि उसके नजदीक बैठे हुए नोबल्स को उसकी सभी बातें बहुत ही अच्छे से साफ साफ सुनाई दे जाए। वहीं होल्समैन के दोस्त शब्द को एरिक के साथ जोड़कर इतने घटिया तरीके से बोलने की वजह से मेडालिन भी होल्समैन की बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझ जाती है। इसीलिए मेडालिन बहुत गुस्सा हो जाती है, पर फिर वो अपने गुस्से को काबू करने के लिए अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए अपने स्कार्फ को कसकर पकड़ती है और फिर होल्समैन को गुस्से में घूर कर देखते हुए जवाब देती है कि हाँ, इज़ाबेल की ही तरह एरिक भी मेरा दोस्त है। पर मेडालिन का जवाब सुनने के बाद होल्समैन जोर जोर से हंसने लगता है और फिर मेडालिन से कहता है कि वाह, ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव बात है। होल्समैन के जोर जोर से हंसने की वजह से अब तक कई लोगों के कान मेडालिन और होल्समैन की बातों को सुनने में लग गए थे। फिर होल्समैन मीटिंग में आए हुए बाकी नोबल्स की तरफ देखते हुए मेडालिन से कहता है कि मेडालिन, मैं तुम्हारे पिता को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे पिता को अपनी असली फीलिंग्स छुपानी नहीं आती है, लेकिन उनके मुकाबले उनकी बेटी इस मामले में उनसे कई गुना अच्छी है और उसे अपनी बात भी सबके सामने बहुत अच्छे से रखनी आती है।
अचानक से होल्समैन को अपने पिता के बारे में बातें कहते हुए सुनकर मेडालिन थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि ज्यादातर नोबल्स उसके पिता के नेचर के बारे में जानते थे और इसीलिए उन्हें यह भी पता था कि मेडालिन के पिता एक खुदगर्ज और गर्म मिजाज स्वभाव के इंसान हैं, जो बाकी नोबल्स की तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करके छुपाना नहीं जानते हैं। और जैसा कि होल्समैन ने कहा कि ना ही उसके पिता को मेडालिन की तरह कड़वी बातों को पोलाइटनेस की चाशनी में लपेटकर दूसरों के सामने रखना आता है, ताकि उनकी बातों की वजह से कोई भी ऑफेंड ना हो। यह सब कहने के बाद होल्समैन फिर से अपनी उसी क्रीपी टोन में मेडालिन से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक आप यहाँ पर हैं, तब तक आप यहाँ आए हुए बाकी सभी लोगों की भी दोस्त बनकर रह सके। होल्समैन की इन डबल मीनिंग बातों की वजह से गुस्सा होकर मेडालिन बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए वो चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल आती है और फिर एक लंबी सांस लेती है। पर कमरे से बाहर आने के बाद मेडालिन का ध्यान अपने खाली हाथ पर जाता है। ये देखकर मेडालिन अपने आप से कहती है कि मैं अपना स्कार्फ कहाँ छोड़ आई। इस सब के बाद मेडालिन अपने स्कार्फ को ढूंढने के लिए वापस कमरे के अंदर जाने लगती है। तो मेडालिन को कमरे के अंदर से मीटिंग में आए हुए उन नोबल्स की आवाजें सुनाई देने लगती है। उन नोबल्स में से एक आदमी बाकी सभी लोगों से कहता है कि मैं गॉसिप नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अश्लील बात है। उस आदमी को ये कहते हुए सुनकर मेडालिन बहुत हैरान हो जाती है और फिर कमरे के अंदर नहीं जाती है। दरवाजे के थोड़े से खुले हुए होने की वजह से मेडालिन को उन लोगों के हंसते हुए चेहरे और उन सभी की सारी बातें साफ साफ दिखाई और सुनाई दे रहे थे। तभी एक और आदमी मेडालिन का मजाक बनाकर हंसते हुए कहता है कि एरिक की दोस्त, सच में वो लड़की बहुत ही ज्यादा बेशर्म है। उन सब की बातें सुनकर एक और आदमी उन सब से सहमत होते हुए कहता है कि भला एक पढ़ी लिखी लड़की इस तरह की अश्लील हरकतें कैसे कर सकती है। एरिक का तो समझ आता है कि वो उस लड़की में इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि उसका बड़ा भाई इयान भी उस लड़की में इंटरेस्टेड था। जब वो सभी नोबल्स मेडालिन के बारे में ये सारी घटिया बातें कर रहे थे, तो उस वक्त उन सभी लोगों के दिमाग में मेडालिन और एरिक के रिश्ते को लेकर कचरा फैलाने वाला इंसान होल्समैन आराम से अपनी चेयर पर बैठकर अपने मुंह में सिगरेट डाले हुए उन सभी की बातें सुन रहा था। तभी एक और आदमी कहता है कि हाँ, नॉटिंगम फैमिली के बड़े बेटे इयान नॉटिंगम की वैसी हालत होने के बाद वो औरत अब उसके छोटे भाई एरिक को अपने जाल में फंसाने की कोशिश में होगी। उन सब लोगों की बातें सुनने के बाद मेडालिन दरवाजे पर से अपना हाथ हटा लेती है। पर तभी एक और आदमी कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे तो बेचारे इयान पर बहुत तरस आ रहा है। उन सब लोगों की ये सारी चोट पहुंचाने वाली बातें सुनकर मेडालिन बहुत दुखी हो गई थी और उसकी उन सब लोगों की और बातें सुनने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए वो उस कमरे से दूर जाने के लिए उल्टे कदम पीछे की तरफ चलने लगती है। पर तभी अचानक से वो पीछे किसी आदमी से टकराती है। अचानक से पीछे किसी से टकराने की वजह से मेडालिन थोड़ा हैरान हो जाती है। पर तभी वो आदमी मेडालिन के पास आकर धीमे से उसके कान में कहता है कि अब यहाँ से चलते हैं। उस आदमी की आवाज सुनकर मेडालिन ब्लश करने लगती है और फिर पीछे की तरफ मुड़कर अपना सिर उठाकर उस आदमी के चेहरे की तरफ देखने लगती है। दरअसल वो आदमी इयान ही था, जिससे मेडालिन उल्टे कदम पीछे की तरफ चलते चलते टकराई थी। इयान ने मेडालिन को पीछे गिरने से रोकने के लिए उसके एक बाजू से पकड़कर संभाला हुआ था और वो उदास होकर एकटक मेडालिन के चेहरे की तरफ देखे जा रहा था, क्योंकि उन सभी नोबल्स की बातें सुनकर मेडालिन बहुत दुखी हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इयान को अपने इतने पास देखकर मेडालिन ब्लश करने लगती है,
पर फिर उन सभी नोबल्स की इयान के बारे में कही हुई बातों को याद करके मैडेलिन इयान के लिए दुखी होकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है। वहीं वो सभी नोबल्स अभी भी कमरे के अंदर बैठे हुए बातें किए जा रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। इसलिए इयान मैडेलिन को लेकर बालकनी पर आ जाता है और फिर मैडेलिन की तरफ पीठ करके खड़े हुए मैडेलिन से कहता है कि वो उन सब नोबल्स और उनकी कही हुई बातों पर ध्यान ना दे और उन सभी को इग्नोर करे। ऐसा कहने के बाद इयान उदास होकर मैडेलिन से कहता है कि उन सभी लोगों को हमेशा से ही गॉसिप करने का शौक रहा है। इयान को पिछली बातें भुलाकर फिर से उससे बात करते हुए देखकर और उसकी फिक्र करते हुए तसल्ली देने की कोशिश करते हुए देखकर मैडेलिन थोड़ा खुश हो जाती है और फिर ब्लश करते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए इयान से कहती है कि कोई बात नहीं। ऐसे कहकर मैडेलिन थोड़ा निराश होकर इयान से कहती है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही लंबे समय तक हाई सोसाइटी से दूर रही, इसलिए मैं हाई सोसाइटी के चाल चलन के बारे में भी भूल गई, जिसकी वजह से मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि हाई सोसाइटी में फिर से जाने पर मुझे ये सब कुछ भी फेस करना पड़ेगा। मैडेलिन की ये बातें सुनकर इयान थोड़ा सा मुड़कर पीछे मैडेलिन की तरफ देखने लगता है। फिर मैडेलिन इयान से कहती है कि लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उन सब लोगों का मुझे और एरिक को एक साथ यहाँ पर आते हुए देखने के बाद ये सब सोचना तो नेचुरल है। ऐसे कहकर मैडेलिन बालकनी की रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रखती है और फिर इयान से कहती है कि स्पेशली जब मेरा आपके परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो फिर ऐसे हालातों में मुझे एरिक के साथ आकर इस मीटिंग को अटेंड करते हुए देखने के बाद कोई भी हमारे रिश्ते को गलत समझ लेगा। यह सब कहने के बाद मैडेलिन उदास होकर आसमान में तारों की तरफ देखते हुए इयान से कहती है कि बल्कि अगर मैं उन सब लोगों की नजरों से देखूं तब तो ये सब और भी ज्यादा बुरा दिखाई देता है। क्योंकि कॉर्नवॉल समंदर के किनारे था, इसीलिए रात के समय भी वहां पर काफी तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से छोटे छोटे पत्ते और बालकनी में खड़ी हुई मैडेलिन के बाल भी हवा के साथ उड़ रहे थे और शायद मैडेलिन की बातों में छिपी हुई उसकी उदासी भी उस हवा के साथ इयान तक पहुंच जाती है। इसीलिए मैडेलिन की ये बातें सुनकर इयान भी बहुत उदास हो जाता है और फिर अपने हाथ में ली हुई अपनी उस बैसाखी को कसकर पकड़ते हुए मैडेलिन से पूछता है कि भले तुम कैसे कुछ नहीं हो। अचानक से इयान का ये सवाल सुनकर पहले तो मैडेलिन थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाती है, पर फिर मैडेलिन मुड़कर इयान की तरफ देखती है जो बहुत ही उदास होकर मैडेलिन की तरफ देखे जा रहा था। इयान का ये सवाल सुनकर कि मैडेलिन ऐसा क्यों सोचती है कि उसका और इयान के परिवार का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है, और इयान को ये कहते हुए सुनकर कि मैडेलिन इयान के लिए मायने रखती है, ये सब सुनने के बाद मैडेलिन एकटक इयान की तरफ देखने लगती है, पर यह देखकर इयान मैडेलिन से अपनी नजरें चुरा लेता है और फिर ब्लश करने लगता है। इयान को इस तरीके से बिहेव करते हुए देखकर मैडेलिन भी ब्लश करने लगती है और फिर मुस्कुराते हुए इयान से पूछती है कि क्या आप मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हो। पर मैडेलिन ने अभी ये कहा ही था कि तभी अचानक से इयान अपना एक हाथ आगे मैडेलिन की तरफ बढ़ाता है। ये देखकर मैडेलिन थोड़ा हैरान हो जाती है, पर तभी इयान अपने उदास चेहरे पर सॉफ्ट से एक्सप्रेशन लिए मैडेलिन की तरफ देखते हुए ब्लश करते हुए मैडेलिन से कहता है कि क्या हमें एक साथ वॉक पर चलना चाहिए। इयान तारों भरे आसमान के नीचे मैडेलिन के सामने खड़े हुए ब्लश करते हुए मैडेलिन से कहता है कि मैं आज रात आपके साथ इस तारों भरे आसमान के नीचे समंदर के किनारे सैर करना चाहता हूँ और टिमटिमाते हुए तारों की रोशनी से चमचमाते हुए इस समंदर के पानी के सुंदर नजारे को देखना चाहता हूँ। इयान को अपनी तरफ हाथ आगे बढ़ाए अपने सामने खड़े हुए देखकर मैडेलिन थोड़ा हैरान हो गई थी।
पर इयान की बातें सुनकर और उसके अपनी तरफ बढ़े हुए हाथ को देखकर मैडेलिन मन ही मन थोड़ा खुश भी हो जाती है और इयान के ब्लश करते हुए चेहरे की तरफ देखते हुए खुद भी ब्लश करने लगती है। तो आज के लिए ये कहानी इतनी ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।